गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। जो थर्ड यूनिट थी, फर्स्ट पेपर की आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ यूनिट की तरफ। और फोर्थ यूनिट में आपके जो आता है वो आएगा प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित। यहाँ पर पादप प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं, पादप प्रजनन कराया कैसे जाता है, तो यहाँ पर पादप प्रजनन से संबंधित आएगा। तो फोर्थ यूनिट में है आपका पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ प्लांट ब्रीडिंग की जब हम बात कर रहे हैं, पादप प्रजनन की बात कर रहे हैं, तो पादप प्रजनन है क्या और क्यों आवश्यक है। पहली बात तो है क्या, और दूसरा क्यों आवश्यक है, क्या आवश्यकता पड़ गई हमको इस चीज को जानने की या यहाँ पर इस प्रकार की किसी भी प्रोसेस को करने की। तो पहली बात तो पादप प्रजनन क्या है। यहाँ जो पादप प्रजनन है, पादप प्रजनन कला प्लस विज्ञान, कला प्लस विज्ञान का संगम है। विज्ञान तो समझ में आ रहा है, लेकिन कला का संगम कैसे है ना। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जिस वक्त मैंने जेनेटिक्स पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था विपुंसन की क्रिया, बैगिंग की क्रिया। तो यहाँ पर विज्ञान तो है ही, क्योंकि विपुंसन करा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए विपुंसन में हमको पुंकेसरों को अलग करना है या जायांग को अलग करना है। बैगिंग में पूरे ही प्लांट को कंप्लीट ढकना है या फ्लावर को ढकना है, क्या करना है, वो चीज तो विज्ञान से हो गई। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो क्या है, आर्ट। हम यहाँ पर अगर एक फ्लावर में से जायांग को अलग कर रहे हैं या पुंकेसरों को अलग कर रहे हैं, तो वो क्या है, आर्ट ही तो है, अलग करना भी तो आना चाहिए। तो क्या हुआ, ये आर्ट, कला। तो ये कला और विज्ञान का संगम है। यहाँ कला और विज्ञान दोनों का यूज करके हम पादप प्रजनन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, जो मानव उपयोगी फसलें हैं, यहाँ पर जो मानव उपयोगी फसलें हैं, मानव उपयोगी फसलों में आनुवांशिक सुधार करके, आनुवांशिक सुधार द्वारा पादप प्रजनन संभव है। क्यों आनुवांशिक सुधार ही, क्यों, क्योंकि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी प्राप्त होगी, अगर उनके अंदर परिवर्तन जीन लेवल पर नहीं हुए, उनके जीनोटाइप में नहीं हुए, तो अगली पीढ़ी में वापस जो इस पीढ़ी में प्रेजेंट थे, जिन्होंने हम जिन लक्षणों को हमने सुधारा है, वापस अगली पीढ़ी में वही आएंगे। तो वो तो हमें नहीं चाहिए। जो इस पीढ़ी में हमको नहीं चाहिए, तो वो अगली जनरेशन में चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो सुधार किए जाते हैं वो आनुवांशिक स्तर पर किए जाते हैं। प्लांट के जीन्स में हेरफेर किया जाता है, जीन्स में परिवर्तन किए जाते हैं। और वो परिवर्तन कैसे होंगे, कैसे कराए जाएंगे, तो यहाँ पर पादप प्रजनन के लिए एग्रीकल्चर को ही जानना, कृषि विज्ञान को जानना ही जरूरी नहीं होता है। इसके लिए हमें विज्ञान की ऐसी बहुत सारी शाखाएं हैं जिनकी हमको आवश्यकता होगी। तो विज्ञान की ऐसी कौन कौन सी शाखाएं जो यहाँ प्लांट ब्रीडिंग में काम आएंगी, तो वो शाखाएं होती हैं पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी,
स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ये सारी वो चीजें हैं जो हमको पादप प्रजनन के लिए आवश्यक होंगी। सांख्यिकी, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, जेनेटिक्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर इन सारी शाखाओं की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमको इन शाखाओं की जानकारी होगी तभी यहाँ पर हम आनुवांशिक स्तर पर सुधार ला सकेंगे, अन्यथा नहीं ला सकेंगे। तो अब यहाँ पर सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर हम सुधार की आवश्यकता की बात करें तो सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुधार की आवश्यकता का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है आपूर्ति, खाद्यान्नों की आपूर्ति, या फिर कहें कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति। जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब हरित क्रांति नहीं आई थी, तो हरित क्रांति से पहले जो यहाँ पर अनाज उगाने का जो लेवल था वो बिल्कुल कैसा था? डाउन। उस अनाज से जो अपनी जनसंख्या है उसके खाद्यान्न की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो जो डोमेस्टिकेशन था यहाँ पर, वो डोमेस्टिकेशन लो लेवल का था। प्लांट जो यहाँ पर प्रजनन के लिए जो पादप थे, फसली पादप थे, उनकी किस्में कैसी थी? उन्नत नहीं थी। उन्नत नहीं थी तो उनकी पैदावार कैसी थी? यील्ड कैसी थी उनकी? हल्की। जो पैदावार थी, पैदावार कम थी, प्रतिरोधकता कम थी, प्रतिरोधकता, सहनशीलता, ये सभी क्या थी? कम। तो जब ये सारी चीजें कम थी तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति नहीं हो रही थी। आप के घरों में जो आपकी दादी दादा हैं उनसे पूछना कि पहले टाइम में जो पैदावार होती थी, जो गेहूं की खासकर हम बात करें, क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति किससे हो रही है? गेहूं से, तो वो इतनी कम थी कि एक वर्ष के लिए जो गेहूं हो रहे थे, जो कई बीघा में होते थे, वो कैसे थे? अपर्याप्त। परिवार के लिए वो अपर्याप्त थे। आज क्या है? आज हमारे पास में उन्नत किस्में हैं जो कम से कम खेत में अधिक से अधिक पैदावार दे रही हैं। तो ये उन्नत किस्में आई कहां से? तो ये आवश्यकता थी उन्नत किस्मों की, कि अगर उन्नत किस्में नहीं होंगी, ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कह रहे हैं? उसी चीज को तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था कि यहाँ पर जो खाद्यान्न में बढ़ोतरी हुई थी, जो उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई थी, वही बढ़ोतरी क्या कहलाई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाई थी। आगे आएगा आपके ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक। तो यहाँ पर इसलिए तो आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ इसलिए उन्नत किस्मों का निर्माण किया गया। क्यों? क्योंकि इन उन्नत किस्मों में पैदावार अधिक थी और इनकी प्रतिरोधकता, सहनशीलता सभी क्या थी? अधिक। यहां पर जो विज्ञान की जो ये शाखाएं, इन शाखाओं की इसलिए आवश्यकता हुई। अभी जब हम आगे प्लांट ब्रीडिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, विधियां पढ़ेंगे, तो उन विधियों में कि इस सांख्यिकी की आवश्यकता क्या पड़ी, तो वहां पर हम प्लांट्स को काउंट करेंगे। जेनेटिक्स में पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स में मेंडल ने जो नियम्स दिए थे, जो रूल्स जो दिए थे, वो रूल्स क्या थे? सांख्यिकी पर आधारित थे। तो ऐसे ही जब हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं वहां भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। एक और कीमो केमिस्ट्री, कीमोकेमिस्ट्री। तो यहां पर कीमोकेमिस्ट्री की आवश्यकता होती है, या फिर कहें इसको बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बजाय कीमो के बायो गए, क्योंकि सेल्स के अंदर हमको केमिस्ट्री तो देख ही रहे हैं,
तो वहाँ बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे। वहाँ पर जैसे हम किसी सीड की बात करें, किसी सीड के अंदर प्रोटीन कितनी मात्रा में है, कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में है, तो ये भी किस में आएगा, सब बायोकेमिस्ट्री में आता है। सेकेंडरी में आप सेकेंड ईयर में बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं, तो उसमें कौन से पढ़ेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन को, तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। इनकी बाह्य संरचना में क्या अंतर हुए, आंतरिक संरचना में क्या अंतर हुए, जेनेटिक्स में उसके जीन्स में क्या परिवर्तन हुए, उसके साइटोलॉजी में क्या इफेक्ट हुए। साइटोलॉजी के अंदर पूरी की पूरी विज्ञान आ रही है आपकी, कोशिका विज्ञान से लेकर के उसके अंदर तक के जो पार्ट है, यहाँ पर कौन कौन से रोग उसको प्रभावित कर रहे हैं, इन सभी चीजों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कृषि वैज्ञानिक उन्नत किस्मों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ इन सारी चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। आज हमारे पास में विज्ञान इतनी उन्नत है कि हम एक अच्छी से अच्छी यहाँ पर किस्मों को बना करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आज हम पैदावार ले रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है। पादप प्रजनन के उद्देश्य, अभी हमने जो बात की थी कुछ बात उसमें उद्देश्यों की थी, क्यों, क्योंकि आवश्यकता है, एम, तो यहाँ पर उन आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी हमें, और आवश्यकताओं की पूर्ति तभी होगी जब हमारे पास में कोई हमारे उद्देश्य होंगे कि हमको ये चीजें पूरी करनी है अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है, तो यहाँ जितने भी जो पादप हैं, कौन से, फसली पादप, हाँ केवल यहाँ पर फसली पादपों की बात कर रहे हैं। जो फसली पादप हैं, ये फसली पादप जो इनकी किस्में हैं वो इतनी उन्नत हों कि जो आर्थिक स्थिति में या फिर कहें कि आर्थिक रूप से हेल्पफुल हो। आर्थिक का मतलब इकोनॉमिकल, पैसे से। ये फसली पादप आर्थिक रूप से हेल्पफुल हों, खाद्यान्न की पूर्ति करें, अगर ऑयली प्लांट है तो वहां ऑयल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आर्थिक रूप से फसली पादप उन्नत होने चाहिए, इनके अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो अब से पहले जितनी भी हमारे पास में जो नस्लें थी, जो वैरायटी थी, वो वैरायटी से इनके अंदर अधिक गुण होने चाहिए। तो जब हम किसी पादप की अच्छी या उन्नत किस्म का विकास कर रहे हैं, तो उस उन्नत किस्म का विकास करते समय हम यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को देखेंगे। जिस वक्त हम उन्नत किस्म का विकास कर रहे हैं, उन्नत किस्म का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर कौन कौन सी चीजों को देखेंगे। तो वहां पर उन्नत किस्म का विकास करते समय सबसे पहले तो यहाँ पर जो नई किस्में आती हैं, बना रहे हैं, नई किस्म कैसी होनी चाहिए, नई किस्म सभी प्रकार की मृदा में, सभी प्रकार की मृदा में अच्छी पैदावार दे। यहां मृदा को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि दोमट मिट्टी में कुछ है, काली मिट्टी में कुछ है, बालुई मिट्टी में कुछ है। तो यहाँ मृदा को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि मृदा कैसी भी हो, पैदावार कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर पैदावार अच्छी होनी चाहिए। मौसम परिवर्तन का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मौसम परिवर्तन का, मौसम परिवर्तन का प्रभाव पैदावार पर नहीं होना चाहिए, पैदावार पर नहीं होना चाहिए। रबी की फसलें हैं, सर्दी अधिक हो गई, बारिश अधिक हो गई, तो वो गलनी नहीं चाहिए। खरीफ की फसलें हैं, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गई, तो वो सूखनी नहीं चाहिए।
ऐसी कंडीशनों में जो मौसम परिवर्तन हो रहे हैं, मौसम बार बार परिवर्तन हो रहे हैं, उनके प्रति वो यहाँ पर उनमें उनको सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो वहां उनका प्रभाव पैदावार पर नहीं होना चाहिए। जो उन्नत किस्में हम विकसित कर रहे हैं, ये जो प्रतिबल होते हैं, जो जैविक प्रतिबल होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक प्रतिबलों के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए। और जैविक बल कौन से हैं? कीट, बीमारी, बीमारियां। अजैविक कौन से होते हैं? अजैविक बल, सूखा, हरापन। तो यहां पर अगर कीटों का संक्रमण हो जाए या बीमारी का कोई संक्रमण हो गया तो इनको सहन करने की इनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। सूखा पड़ गई या सैलिनिटी आ गई, खारापन आ गया, पानी कैसा है? खारी है, मीठा पानी नहीं है, क्योंकि सभी जगह मीठा पानी अवेलेबल नहीं है। जहाँ खारी पानी है उसको भी सहन करने की, अगर मृदा के अंदर लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उसको भी सहन करने की, इन सभी के प्रति सहन करने की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी। यहाँ इनको सहन करने की यहाँ पर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जैविक और अजैविक जो प्रतिबल है, इन जैविक अजैविक प्रतिबलों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैविक अजैविक प्रतिबलों को सहन करने की इनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर ऐसी किस्में हैं जिनका हम भंडारण कर रहे हैं, ऐसी किस्में जिनका हम भंडारण कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, संचयकारी फसलें जो होती हैं, फसलों में संचय के समय क्योंकि जिनका हम भंडारण कर रहे हैं, इन भंडारण करने वाली जो फसलों में जिनका हम संचय कर रहे हैं, तो यहां संचय के समय इनमें सभी दशाओं को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी दशाओं को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। आलू है, आलू का हमने भंडारण किया, अगर टेम्परेचर कम ज्यादा भी हो गया तो वो जल्दी सड़ना नहीं चाहिए। जैसे सेब है, कश्मीर से यहाँ तक आएंगी तो ऐसा तो है नहीं पेड़ से टूटी और तुरंत कैसे हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पहुंच गई, तो उनका भंडारण किया जाता है। और सेब को तो कभी भी आप 12 महीने आपको मिलेंगे, पूरे साल आपको मिलती हैं। तो ये भंडारण जब इनका कर रहे हैं, संचय जब इनका कर रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं है कि जरा सी मौसम परिवर्तन हुआ, इनकी जो जरा सी दशाएं परिवर्तित हुई तो ये खराब हो जाएं। तो इनमें भंडारण की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो और भंडारण करने वाली फसलें हैं, जो बीज वाले हैं, जैसे गेहूं है, चना है, चावल है, तो इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये जल्दी खराब ना हो। तो यहाँ हर दशा को सहन करने की इनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। जितनी भी उन्नत किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, उनमें जो परिपक्वता की अवधि है, परिपक्वता की अवधि ये क्या होनी चाहिए? कम। बुवाई से लेकर के जो कटाई तक का जो टाइम है, वो टाइम कम से कम होना चाहिए। हम पुरानी किस्मों की बात करें, जो वाइल्ड, जो जंगली प्रजातियां हैं, वो 5-6-7 महीने का टाइम लेती हैं पकने में। लेकिन जो अब जो नई नस्लें आई हैं, जो नई उन्नत किस्में हैं, वो 4 से 5 महीने का टाइम लेती हैं। 4 से 5 महीने में जाकर के रेडी हो जाती हैं। नेक्स्ट, यहां पर जिन उन्नत किस्मों का हम निर्माण कर रहे हैं वो उपभोक्ता की पसंद के अनुसार होनी चाहिए, तभी तो कोई खरीदेगा। उपभोक्ता की पसंद के अनुसार होनी चाहिए।
पसंद के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अपने इंडिया में जो सफेद गेहूं है उसको ज्यादा पसंद किया जाता है, सफेद गेहूं को। लेकिन यहाँ मैक्सिको से जो मंगाया हुआ गेहूं था, वो मैक्सिको का गेहूं कैसा था? लाल रंग का, जिसको इंडिया में कम पसंद किया गया। इस लाल रंग के गेहूं को इंडिया के अंदर कम पसंद किया गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ये लाल रंग का गेहूं था यहां पर संकरण कराए, संकरण करा करके केवल इसके जो सीड कलर था उस सीड कलर को चेंज किया। बाकी के गुण कैसे थे वैसे की वैसे ही थे। तो यहाँ सीड कलर को चेंज करके यहाँ पर कैसे कर दिया, सफेद रंग का गेहूं कर दिया। जो लाल रंग का था बाकी वैरायटी वही रही, केवल यहाँ पर रंग को चेंज किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जिस वक्त हम उन्नत किस्में बना रहे हैं उसमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि जो भी पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्वों की मात्रा यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, अधिक। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जैसे किसी भी दाल की उन्नत किस्म बनाई तो दाल में क्या होती है, प्रोटीन। तो दाल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, दाल के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ जिस हम उन्नत किस्म का निर्माण कर रहे हैं वहां इस प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए कि उसमें पोषक तत्व अधिक हो। फलों का निर्माण कर रहे हैं, फलों के प्लांट के अच्छी किस्म का निर्माण कर रहे हैं तो उनमें बीज कम से कम होना चाहिए या फिर कहें बीज रहित होने चाहिए। तो यहाँ इन सभी चीजों को लेकर के, ये इन उद्देश्यों को लेकर के यहाँ उन्नत किस्मों का निर्माण किया जाता है। जो उन्नत किस्म का निर्माण कर रहे हैं वो यहाँ पर इन दशाओं को फॉलो करें, इनको इनकी पूर्ति करें। इसके अलावा जो चारे वाले प्लांट हैं, तेल वाले प्लांट हैं, जो रेशों वाले प्लांट हैं, उनमें भी कुछ चीज़ों को देखा गया। उनमें भी जो जब यहाँ पर उन्नत किस्में विकसित की गई, जैसे रेशे वाले हैं, तो रेशे कैसे होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, पतले होने चाहिए, मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए। ऑयल वाले प्लांट है उनमें ऑयल की मात्रा, उनके सीड्स में ऑयल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पादप प्रजनन किया जाते हैं, पादपों की नई नई नस्लों को तैयार किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।